हेलो एवरीवन, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 to 8 का जो ट्री 2 का पेपर हुआ था, बीपीएससी ट्री 2.0 का पेपर हुआ था, उसको हम लोग पढ़ेंगे 6 to 8 के लिए जो पेपर हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैं इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें बता चुकी हूँ कि हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे। पहले 6 to 8 पढ़ेंगे, उसके बाद से 9 to 10, फिर 11 12। ये जब तीनों कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद से हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, और ये सीआरटी में जो कुछ भी बचा होगा ग्रामर का पोर्शन, चाहे क्वेश्चन आंसर जो भी हो, उसको मैं पूरा करवाऊंगी। क्योंकि SCERT आप लोगों को तो पता है, SCERT जो है मैं टोटल पढ़ा चुकी हूँ क्लास 6 से लेकर 12 तक। जितने सारे बुक हैं सबको मैं पढ़ा चुकी हूँ, बारी बारी से आप लोग इस चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, और एक स्टूडेंट्स हैं महेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने कमेंट किया है कि मैम मेरा 6 to 8 में 2 नंबर से रह गया है। तो मैं उनको यही कहूँगी कि प्लीज़ आप ये ना अफसोस करें कि मेरा 2 नंबर से नहीं हुआ है और मायूस ना हो, फिर से तैयारी स्टार्ट कर दे। क्योंकि सिर्फ 25 दिन में आप जॉब ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग अभी ट्री 2 का देखे ही हैं कि 8 तारीख से स्टार्ट हुआ था एग्ज़ाम और 28 तारीख से ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी, यानी 20 दिन में भविष्य बदल गया। ठीक है, तो आप लोग परेशान ना हो, और इसका एक ही तरीका है कि आप लोग रिवीजन करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक और मेरे स्टूडेंट हैं दिनेश यादव जी, उनको मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहूँगी। क्योंकि जो अभी तो इस परिवार में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन जब बहुत कम था, हिंदी साहित्य संगम का परिवार बहुत ही कम था, उस समय से ये देख रहे हैं, सारे वीडियो को ये देखते हैं और सब पे कमेंट करते हैं। प्लीज़ मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, हो गया होगा तब तो बधाई है, नहीं हुआ होगा तो भी आप परेशान ना हो और ऐसे ही आप देखते रहें। ठीक है, तो चलिए बस यही कहना था, ज़्यादा हम समय लेते नहीं, आप लोगों को तो पता ही है। मैं सीधे अपने टॉपिक पे चलती हूँ। आज हम 6 to 8 का प्रश्न जो है पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ यहाँ पे बताना चाहूँगी। जो लोग एग्ज़ाम दिए उन लोगों को तो पता ही है, जो लोग नहीं दिए हैं, नए हैं, उनको मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पेपर हुआ था 3 भाग में हुआ था। देख रहे हैं आप लोग, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 में 30 प्रश्न थे, जो कि 8 प्रश्न इंग्लिश के थे और 22 जो प्रश्न थे वो हिंदी के थे। यही कंपलसरी था सबके लिए। इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया था 9 नंबर। ठीक है, इस 30 नंबर में जो 9 नंबर ला देगा उसी का मतलब जो इधर 120 प्रश्न बच रहे हैं, 40 प्रश्न जीएस के और 80 प्रश्न सब्जेक्ट के, उनको मतलब चेक किया जाएगा। यही पहले हुआ था। ठीक है, लेकिन बाद में ये रूल बदल दिया गया। इसमें जो क्वालिफाइंग नहीं थे उनका भी सिलेक्शन हुआ है इस आधार पर, 120 नंबर के आधार पर, क्योंकि ये तो जुड़ेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए रखा गया था। ठीक है, तो आप लोग अब समझ गए होंगे। फर्स्ट पार्ट में 30 प्रश्न, सेकेंड पार्ट में 40 प्रश्न, थर्ड पार्ट में 80 प्रश्न, इन तीनों को मिलाकर टोटल हो गया 150 प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो 8 प्रश्न इंग्लिश के। 8 प्रश्न इंग्लिश के। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देती हूँ क्योंकि मोबाइल में दिखता नहीं है, आप लोग कहते हैं। चलिए बड़ा कर दिया जाता है इसको, 1 सेकेंड। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न दिया है, डायरेक्शन पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 and 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल लाइक ए एन एंड द। ये जो ए है, एन है और द है, ये तीनों क्या है, आर्टिकल्स हैं। इसमें आर्टिकल भरना है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ दिया है, यहाँ फिल करना है कि ब्यूटी इज ए गिफ्ट ऑफ गॉड। इसमें क्या हम लोग फिल करेंगे, द, ए, एन, और नीचे दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि द, ए, एन कुछ नहीं होगा, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है। ब्यूटी इज ए गिफ्ट
ऑफ गॉड। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। हार्ड प्रश्न नहीं आए थे, जो कंपलसरी क्वेश्चन थे हिंदी और इंग्लिश के, बहुत ही ईजी आए थे और ग्रामर से पोर्शन था इसका। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजन इज सेलेक्टेड एज, यहाँ फिल करना है MBBS डॉक्टर। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, DAN। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C, N हो जाएगा उत्तर। ठीक है, यहाँ हम लोग N भरेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ग्रोसरी स्टोर। नॉट नहीं है, ग्रोसरी स्टोर का पार्ट कौन सा नहीं है। सीरियल्स हो गया, इसका मतलब होता है अनाज, और ये ऑयल, ऑयल का मतलब तेल, ये दोनों तो ग्रोसरी शॉप में मिलता है, लेकिन लेदर चमड़ा ये नहीं मिलता। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन C। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्टिनेंट्स। इसमें बताना है कि कॉन्टिनेंट्स कौन सा नहीं है इसमें। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना होगा कॉन्टिनेंट्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन 7 होते हैं, कौन कौन होते हैं। एशिया होता है, यहाँ पर दिया हुआ है, पहला एशिया, और एक होता है अफ्रीका, एशिया अफ्रीका। ठीक है, और अफ्रीका के बाद नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, बहुत दिनों बाद लिख रही हूँ ना, नॉर्थ अमेरिका। तीसरा होता है साउथ अमेरिका, साउथ SOUTH, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और एक हो गया 2, 3 और 4 साउथ अमेरिका। उसके बाद से 5वां होता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका TICA, अंटार्कटिका। और एक हो जाएगा आपका यूरोप, एक हो जाएगा यूरोप, यूरोप EUROP, यूरोप। 1 2 3 4 5 6 और एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, 7 हो गया। यहाँ पे अरब नहीं होगा, अरब देश हो गया, कंट्री हो गया, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है इफ इट इज में देन द प्रीवियस मंथ वाज। यहाँ पूछ रहा है कि मई के प्रीवियस मंथ्स का नाम क्या है। ये तो बहुत ही इजी है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी अप्रैल हो जाएगा आपको उत्तर। ठीक है, ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है कि स्प्रिंग कम्स बिफोर। स्प्रिंग कम्स बिफोर आता है, किसके पहले आता है स्प्रिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये सब क्या है, स्प्रिंग विंटर रेन, ये सीजन्स हैं। सीजन कितने होते हैं, 6 होते हैं, सीजन 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक तो होता है स्प्रिंग, जिसको कि हिंदी में बसंत ऋतु कहते हैं। एक होता है आपका समर होता है, समर जिसको ग्रीष्म ऋतु कहते हैं, समर, समर। ठीक है, 1 2 समर हो गया। उसके बाद से एक और होता है मानसून, जिसको वर्षा ऋतु कहते हैं, MONSOON, मानसून। 1 2 3 हो गया। उसके बाद से 8 मन दिया है, इसका हिंदी होता है आपका शरद ऋतु, शरद ऋतु। ठीक है, शरद ऋतु। उसके बाद से एक आता है प्री विंटर या हेमंत ऋतु, उसको कहते हैं, शिशिर ऋतु को विंटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ उत्तर पूछ रहा है कि किसके पहले आता है स्प्रिंग। तो यहाँ आपका उत्तर विंटर रेन ऑटमन, यहाँ उत्तर कुछ नहीं होगा, यहाँ पे उत्तर आपका हो जाए नॉन ऑफ दी एबव। ठीक है, ई नंबर आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है व्हाट वी कॉल द फादर ऑफ आवर मदर। फादर ऑफ आवर मदर, ये प्रश्न 9 10 में, 6 8 में और 11 12 लगभग सब में थोड़ा थोड़ा चेंज करके पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है ग्रैंड फादर ऑफ आवर मदर, मदर के फादर ऑफ आवर मदर को क्या कहते हैं। तो ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडफादर। उत्तर आपका हो जाएगा मैटरनल ग्रैंडफादर। अगर यहाँ पर दे दे कि फादर मदर ऑफ आवर मदर,
तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा मैटरनल ग्रैंड मदर। ठीक है, ऐसे ही चेंज करके थोड़ा थोड़ा दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8, जो कि इंग्लिश का सबसे लास्ट प्रश्न है। सिस्टर्स डॉटर इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं सिस्टर के डॉटर को? नाइस, सिबलिंग, कॉजिन। उत्तर आपका हो जाएगा नाइस। इसका हिंदी होता है भतीजी या भगिनी, भांजी, जो भी कह लीजिए। ठीक है, नाइस। तो ये रहे इंग्लिश के प्रश्न। अब देखते हैं हिंदी के प्रश्न। हिंदी के जो प्रश्न हैं 22 उसको देखेंगे। 9वां नंबर प्रश्न दिया है कि भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? भाष से, भाष्य से, भाष्य। उत्तर आपका हो जाएगा भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है। इसमें कोई उत्तर नहीं होगा, उत्तर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भाषा जो है भाष धातु से बना है। भाषा भाष धातु से बना है। ठीक है, भाष धातु से, यहाँ भाष दिया ही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? इंसाल्लाह खां, ग्रियर्सन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का नामकरण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। अपभ्रंश के प्रथम कवि हैं। कौन है अपभ्रंश के प्रथम कवि? स्वयंभू, सरहपाद, पुष्पदंत। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अपभ्रंश के प्रथम कवि कहे जाते हैं स्वयंभू। ठीक है, स्वयंभू। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, किससे हुई है? प्राकृत से, सौरसेनी या भ्रंश से, वैदिक संस्कृत से, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। इसको मैं डिटेल्स में पढ़ाई हूँ और इसका जो नोट्स था उसको भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड की हूँ। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, प्रश्न नंबर 13, हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा हिंदी भाषा का इतिहास पुस्तक के लेखक हैं धीरेन्द्र वर्मा। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछे, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? मागधी से, अर्धमागधी से, सौरसेनी से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा सौरसेनी। ठीक है, सौरसेनी होता है अर्धमागधी और मागधी। आप लोगों को मैं बताई हूँ कि सौरसेनी से 6 भाषाएं निकली हैं। कौन कौन है? ब्रज भाषा, सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी से ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा के बाद कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी। ठीक है, दक्षिणी। 1 2 3 4 5 6। सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी से ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, कौन सा है? प्रियप्रवास, रामचरितमानस, कामायनी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ उत्तर आपका हो जाएगा प्रियप्रवास। प्रियप्रवास किनकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध की रचना है। हरिऔंध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। ठीक है, द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16।
हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाओं की संख्या कितनी है? उपभाषाओं की संख्या कितनी? 8, 5, 3 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा गया है, हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ब्रज हिंदी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं कितनी है? 5 हैं। कौन कौन सी है? आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि जब कमेंट करेंगे गलत होगा तो मैं फिर अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगी, ठीक है। उपभाषाएं 5 होती है, वो कौन कौन सी होते हैं आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, नल से बूंद बूंद पानी टपक रहा है, उक्त वाक्य में बूंद बूंद क्या है? ये बूंद बूंद को पूछ रहा है, ये क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बूंद बूंद क्या है? क्रिया विशेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, मैथिली, भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? ये तीनों किस में आते हैं? राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहारी में आती है मगही, मैथिली और भोजपुरी, ये तीनों बिहारी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और राजस्थानी के अंतर्गत, ठीक है, बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, मैथिली बोली के कवि हैं, कौन है? किन्हें कहा जाता है मैथिली बोली के कवि? विद्यापति, अमीर खुसरो, नंददास, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विद्यापति को मैथिली बोली का कवि कहा जाता है, क्योंकि इनको मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य है, कौन सा है? मृगावती, रामचरितमानस, मधुमालती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी का लिखा हुआ है, तुलसीदास, ये अवधि में लिखे हैं, अवधि का लोकप्रिय महाकाव्य कहा जाता है। ये भक्ति काल के कवि हैं, ध्यान रखिएगा, भक्ति काल के कवि हैं। मधुमालती मंझन की रचना है, ये भी याद रखें, मधुमालती मंझन की रचना है, और मृगावती कुतुबन की रचना है, कुतुबन की रचना है। और ये दोनों लोग भी, कुतुबन और मंझन, ये दोनों लोग भी भक्ति काल के ही कवि हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 दिया है, य, घ, थ में कौन सी ध्वनि महाप्राण है? इसमें महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण आप लोग पढ़े ही होंगे, ये बताना है कि इसमें कौन महाप्राण है। तो घ, थ ये दोनों महाप्राण है, तो उत्तर का क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वतंत्र रूप से उच्चरित ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? उत्तर आपका हो जाएगा स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ अनुस्वार कही जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है कि ससुराल शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्द प्रयुक्त हुआ है? प्रत्यय, उपसर्ग प्रत्यय वाली बात आ गई। ससुराल में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? राल, आल, अल, उत्तर आपका हो जाएगा आल प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है, ससुराल में आल प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, किस समास में अंतिम पद प्रधान होता है? तत्पुरुष में, बहुब्रीहि में, द्वंद्व में, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा तत्पुरुष में अंतिम पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास में कई बार मैं बता चुकी हूँ, अव्ययी भाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुब्रीहि में कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, और द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, और अव्ययी में पहला पद प्रधान होता है, ठीक है। अक्सर यही चारों को पूछा जाता है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व, ठीक है, और अव्ययी।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है कि अनेकार्थी शब्द टीका का अर्थ कौन सा नहीं है? पार्श्व, फलदान, तिलक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर आपका हो जाएगा पार्श्व नहीं है, फलदान भी होता है, तिलक भी होता है, टीका लगाना, तिलक लगाना, ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 दिया है, प्रश्न नंबर 26, कण, चिन्ह तथा शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? कण, चिन्ह और शून्य किस एक शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पतंग, भाव, भेद। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा पतंग, भाव, भेद, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। हिंदी में ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, ए, बड़ा ऊ, ऐ। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हर्ष स्वर हैं अ और ई, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28, हिंदी वर्णमाला में महाप्राण व्यंजन है? अल्प प्राण, महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण बताना है। ख, घ, त, द, प, म। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा महाप्राण। महाप्राण ख और घ हो जाएगा, ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 29, हिंदी के ओष्ठ्य व्यंजन हैं? ओष्ठ्य व्यंजन, उपपदव्यंजन ओष्ठौ। ज, झ, ठ, ढ, द, ध। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ओष्ठ। प, फ, ब, भ यहाँ कहीं नहीं दिया है, उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। प, फ, ब, भ होता है ओष्ठ्य व्यंजन, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30 एंड लास्ट प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? और यह बहुत ही मोस्ट प्रश्न है, ठीक है, फिर पूछा जा सकता है। संविधान सभा द्वारा हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था हिंदी को, ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आज के लिए बस इतना ही, 30 प्रश्न हम लोग पढ़ चुके, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 40 वो प्रश्न जीएस के, जो कि 6 to 8 में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद से 2 क्लास में हम हिंदी के जो 80 प्रश्न हैं उसको पढ़ लेंगे 40-40 करके, ठीक है। तो आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, क्योंकि बिल्कुल फ्री में बस थोड़ा सा आप लोग यहाँ समय देंगे, आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी और एग्ज़ाम की दृष्टि से मिलेंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।